गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, बिना बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता यारों। बिना हथौड़ी की चोट पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता यारों। इसलिए मेहनत और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों। इसलिए मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो दोस्तों। आज मैंने एक नया टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिला दर्शन। और अगर आप लोग अधिक से अधिक इसको देखोगे तो मैं अन्य 32 जिले भी आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में टोंक जिले का एक भी फैक्ट आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, किसी भी पेपर में या किसी भी किताब में पढ़ लेना। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, अपनी पूरी लगन के साथ इसको देखिए। और इसका जो पीडीएफ फॉर्म में वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। उसको लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम के सदस्य बन सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। मेरा गृह जिला टोंक जिला है, जो उस जिले के ऊपर आज मैं जिला दर्शन लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना। और दोस्तों, देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना दोस्तों। और अधिक से अधिक कमेंट करना, ताकि मैं अन्य जिला दर्शन पर भी अपने वीडियो बना सकूं दोस्तों। टोंक जिले के उपनामों की बात करूं तो टोंक जिले के उपनाम है हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन टोंक जिले को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक राजस्थान में मुस्लिम लोग जैसलमेर में मिलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम रियासत थी अंग्रेजों के टाइम पे राजस्थान की एकमात्र, वह टोंक रियासत थी दोस्तों। टोंक रियासत को अमीर खां पिंडारिया को एक होलकर, जो जसवंत राज होलकर थे, उनके द्वारा 1817 के अंतर्गत एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। और ये एकमात्र राजस्थान की रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। इसलिए दोस्तों, टोंक को हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन कहा जाता है। इसके अलावा टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और दोस्तों, टोंक को नवाबों की नगरी कहने के कारण ही जो टोंक है, इसको राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। इसके अलावा टोंक को दोस्तों प्राचीन रेडनगर या टाटा नगर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम रेडनगर था और राजस्थान का टाटा नगर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। रेडनगर था प्राचीन। यहाँ पर टोंक के आसपास एक रेडनगर हुआ करता था, जो कि अगर हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक रेहड़ सभ्यता मिलेगी। रेहड़ सभ्यता से तांबा के बहुत सारे सिक्के मिले हैं दोस्तों, जो ये प्रमाणित करते हैं कि रेहड़ टोंक के अंदर कभी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों, नमदों का शहर भी कहते हैं। नमदों का मतलब होता है दोस्तों कॉटन मिल्स, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए टोंक विश्वविख्यात है दोस्तों। बीड़ी उद्योग के लिए भी टोंक विश्वविख्यात है दोस्तों। चमड़ा उद्योग के लिए भी टोंक विश्वविख्यात है दोस्तों। चमड़ा उद्योग के कारण टोंक को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। भारत का जो कानपुर है, वो चमड़े उद्योग के लिए जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, राजस्थान का कानपुर टोंक को कहा जाता है दोस्तों। जो मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, राजस्थान कानपुर टोंक को कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा नमदों का शहर टोंक को कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन कहा जाता है। नवाबों की सिटी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम रेडनगर था। और रेडनगर जो था, रेहड़ सभ्यता, वो डील नदी के तट पर थी दोस्तों। इसके अलावा टोंक में एक गांव प्रसिद्ध है, गुमानपुरा गांव दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट गांव है, जो कि भारत में गुमानपुरा जो गांव है, हाथी भाटे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गुमानपुरा गांव हाथी भाटे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गुमानपुरा गांव हाथी भाटा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत में एक चारवेद शैली भी मिली है दोस्तों। चारवेद जो शैली है, युद्ध स्थल पर जिस शैली का यूज किया जाता था दोस्तों, उसको चारवेद शैली कहा जाता है। और युद्ध स्तर पर जो शैली थी, चारवेद शैली, ये अफगानिस्तान की प्रमुख शैली है, जिसका राजस्थान में एकमात्र केंद्र टोंक है दोस्तों। चारवेद शैली का एकमात्र केंद्र टोंक है दोस्तों। भारत में इसके जन्मदाता करीम खान को माना जाता है दोस्तों। चारवेद शैली अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम देना दोस्तों, चारवेद शैली के जन्मदाता राजस्थान में करीम खां को माना जाता है दोस्तों। और राजस्थान में इसको फैलाने का श्रेय फैजुल खां को फैलाया था। फैजुल खां ने फैलाया था राजस्थान में इसको दोस्तों। चारवेद शैली को भारत में लाने का श्रेय करीम खां को जाता है, जबकि राजस्थान में इसको फैलाने का श्रेय फैजुल खां को जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, टोंक में है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
अरबी पारसी शोध संस्थान दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। ये संस्थान टोंक में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर कुछ प्राचीन कुरान पर लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें औरंगजेब के द्वारा एक कुरान लिखा गया था, आलमगिरी कुरान, वह भी यहाँ पर मिलेगा आपको। आलमगिरी कुरान यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा शाहजहां के द्वारा भी एक कुरान लिखा गया था और उस कुरान की कुछ आयतें टोंक के अरबी पारसी शोध संस्थान में मिलती है दोस्तों। शोध संस्थान का मतलब होता है अरबी और प्रशिया की जो पुस्तकें थी, अरबी और प्रशियन से जो भारत में आए थे, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, उर्दू भाषा की जो पुस्तकें हैं, पारसी में लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, वो आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान में मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा बात करूं, एक मांडकला गांव है टोंक में, और मांडकला गांव जो है वो मांडवी ऋषि की तपोभूमि था दोस्तों। मांडकला गांव मांडवी ऋषि की तपोभूमि था दोस्तों, और इसको मिनी पुष्कर कहा जाता है। प्राचीन इसका उल्लेख होने के कारण इसको राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। राजस्थान का पुष्कर अजमेर में है दोस्तों, जिसे तीर्थों का मामा कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा तीर्थों का भांजा है मातृकुंडिया धौलपुर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक आलमगिरी कुरान रखा हुआ है जो अरबी पारसी शोध संस्थान में था दोस्तों। इसके अलावा एक 84 बोली है दोस्तों। 84 बोली हमारे टोंक में बोली जाती है दोस्तों। 84 बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। 84 बोली हमारे टोंक में अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस में बानी बदले 3 कोस में बोली, कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वानी। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान के टोंक जिले में 84 बोली बोली जाती है, जो कि ढूंढाड़ी की एक उपबोली है दोस्तों। ढूंढाड़ी की एक उपबोली है दोस्तों। इसके अलावा कुछ राजस्थान की पर्यटक स्थलों की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में टोंक जिले में कौन कौन से मेले भरते हैं दोस्तों। टोंक जिला मेला भरता है डिग्गी मेला। डिग्गी मेला भरता है दोस्तों। ये मालपुरा के पास में, मालपुरा से जयपुर जाने वाली रोड से 3 किलोमीटर अंदर डिग्गी गांव में है, जहां पर वर्ष में 3 बार मेला भरता है दोस्तों। वर्ष में 3 बार मेला भरता है, एक वैशाख माह में, एक श्रावण माह में और एक भाद्रपद माह में दोस्तों। वैशाख, श्रावण और भाद्रपद माह में मेला भरता है दोस्तों। इसके अलावा टोंक में एक मेला और भरता है, देव नारायण जी का मेला। देव नारायण जी का मेला भरता है जो दोस्तों जोधपुरिया धाम टोंक जिले में निवाई तहसील के अंतर्गत जोधपुरिया धाम है दोस्तों। ये गुर्जर जाति का प्रमुख मेला होता है, जो कि 2 वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक बार भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को, एक माघ शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं टोंक जिले के प्रमुख मंदिर, तो टोंक जिले के प्रमुख मंदिरों में दोस्तों डिग्गी कल्याण जी का मंदिर हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, इसका निर्माण डिगवा ने करवाया था। डिगवा नामक कोई राजा हुआ था दोस्तों, मालपुरा का राजा हुआ था डिगवा नामक, जिसने डिग्गी का जो कल्याण जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ताड़केश्वर मंदिर है एक जयपुर में दोस्तों। ताड़केश्वर मंदिर है जयपुर में, ताड़केश्वर मंदिर है जयपुर में, जहां से हर वर्ष श्रावण महीने की अमावस्या के पीछे शुक्ल पक्ष के अंतर्गत गणगौर तीज के आसपास यात्रा का आयोजन स्टार्ट होता है, और ताड़केश्वर महादेव मंदिर से लेकर के डिग्गी मंदिर तक एक यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि राजस्थान की विशाल पद यात्राओं में से एक मानी जाती है दोस्तों। और इसका निर्माण, जो ये डिग्गी मंदिर है, इसका निर्माण राणा सांगा के समय होता दोस्तों। राणा सांगा का समय काल, मेवाड़ का महाराजा था राणा सांगा, जिसका समय काल 1509 से लेकर के 1527 की समथिंग था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ का ये जो डिग्गी मंदिर है, ये विष्णु भगवान का चतुर्मुखी मंदिर है दोस्तों। विष्णु भगवान की चतुर्मुखी प्रतिमा है यहाँ पर दोस्तों। मुस्लिम लोग इसको कलेह पीर के नाम से जानते हैं दोस्तों। मुस्लिम लोग डिग्गी का जो मंदिर है कल्याण जी का, उसको कलेह पीर के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिन में 3 बार आरती या पूजा की जाती है दोस्तों। राजस्थान के अधिकांश मंदिरों में 2 बार पूजा होती है, लेकिन डिग्गी जो कल्याण जी का मंदिर है वहां पर 3 बार पूजा होती है। इसके अलावा एक अपवाद और है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में दिन में 8 बार पूजा होती है दोस्तों। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया में है दोस्तों, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। जामा मस्जिद भी अमीर खां पिंडारिया ने बनाई थी, ये भी टोंक में है दोस्तों, जामा मस्जिद भी। इसके अलावा राम द्वारा सोड़ा
सोड़ा गांव भी प्रसिद्ध है दोस्तों, जहां पे राम द्वारा मंदिर बना हुआ है, जो कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी। इनका जन्म 1780 में सोड़ा गांव के अंदर राम द्वारा सोड़ा गांव में हुआ था दोस्तों। जहां पर यहाँ पर टोंक में एक काकोड़ा का किला है दोस्तों, काकोड़ा का किला भी टोंक में है दोस्तों। इसके अलावा असीरगढ़ का किला भी टोंक में है दोस्तों, असीरगढ़ का किला भी टोंक में है दोस्तों। टोंक चमड़ा और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टोंक चमड़ा और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चमड़ा उद्योग के कारण टोंक को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा मालपुरा की बात करूं तो मालपुरा की स्थापना दोस्तों राजा मालदेव ने की थी। राजा मालदेव वही शासक है जो कि जोधपुर राज्य का शासक हुआ करता था, मारवाड़ का शासक हुआ करता था दोस्तों, जिसको पितृहंत शासक कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु करके मालदेव की जिस महारानी से इनकी शादी हुई थी, जिनको रोटी रानी कहा जाता है हमारे इतिहास में, वही मालदेव है दोस्तों। इन्होंने मालपुरा बसाया था और मालपुरा कपास और सूती वस्त्र, कॉटन और कपास उत्पादन प्रोडक्शन के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों। भारत में विख्यात है, विश्वविख्यात तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत में सरसों और कपास के उत्पादन में मालपुरा का नाम आता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक पंचेवर नामक जगह है, जहां पर एक पंचेवर का किला भी है और वहां पर कुछ समय पहले तक पाडा चक्की हुआ करती थी दोस्तों। पाडा को काटने के लिए चक्की बनाई गई थी यहाँ पर दोस्तों। इस प्रकार इस साइड की मैंने सारी घटनाएं बता दी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि टोंक की स्थापना किसने करी। टोंक की स्थापना दोस्तों मानसिंह, जो कि जयपुर का राजा था मानसिंह, उसके द्वारा एक भोला नामक ब्राह्मण को 10 गांव दान में दिए गए थे। क्योंकि भोला नामक ब्राह्मण के पास में 2 गांव थे ऑलरेडी, एक था टोरा और एक थी टोकरी गांव, एक टोरा और एक टोकरी गांव दोस्तों। और 10 गांव राजा मानसिंह ने उनको दान में दिया था। इस प्रकार 12 गांव का समूह मिलाकर उन्होंने एक टोंक रियासत बनाई थी बहुत समय पहले। और टोकरी गांव बीचों बीच होने के कारण इस टोकरी के नाम से टोंक जिले का नाम टोंक पड़ा है दोस्तों। ये भी एक अविस्मरणीय है कि भोला नामक ब्राह्मण को मानसिंह ने 10 गांव दान में दिए और 2 गांव जो बीचों बीच थे वो इसके पास पहले से थे, एक था टोरा और एक था टोकरी। और टोकरी गांव के नाम से जो मध्य होने के कारण टोंक जिले का नाम टोंक पड़ा है दोस्तों। इसके अलावा और बात बताऊं तो इसमें टोंक कहलाया। और टोंक के जो संधि हुई जसवंतराव होलकर, जो कि मराठा शासक था दोस्तों, जसवंतराव होलकर ने ईस्ट इंडिया से संधि करके इसको अमीर खां पिंडारियों को बेच दिया था दोस्तों। 1817 में अमीर खां पिंडारी को बेच दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना करी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भोला ब्राह्मण ने इसकी स्थापना करी है और राजा मानसिंह ने उसको 10 गांव दान में दिए थे। टोरा और टोकरी गांव पहले से ही भोला ब्राह्मण के पास थे और टोकरी गांव इन सब गांवों के बीच में होने के कारण टोंक जिले का नाम टोंक पड़ा है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर एक राजमहल गांव है टोंक में। राजमहल गांव में 3 नदियां आकर मिलती है। टोडा रायसिंह तहसील में है दोस्तों ये गांव। और राजमहल जो गांव है वो वनास और इसके अलावा खारी और डाई 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। वनास, खारी और डाई नदियों का संगम है दोस्तों। बनास नदी के तट पर बिशलपुर बांध बनाया गया है दोस्तों। विग्रहराज, आपको विदित होगा कि हमारे इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ जो राजा थे उनके द्वारा बिशलपुर बांध बनाया गया था दोस्तों। और बिशलपुर बांध के तट पर एक महादेव जी का मंदिर है जिनका नाम है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बिशलपुर जो बांध है उसके तट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रावण ने शिव की आराधना की थी इस मंदिर में बैठकर, गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर में बैठकर। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो बिशलपुर बांध है इसके द्वारा किस किस शहर को पानी पिलाया जाता है तो इसके अंतर्गत अजमेर जिला आता है दोस्तों, जयपुर जिला आता है, टोंक जिला आता है, सवाई माधोपुर आता है। इसके अलावा भीलवाड़ा और आदि जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं बिशलपुर बांध से। देख लो दोस्तों कितने जिलों की जीवन रेखा है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा दोस्तों टोरडी सागर जो बांध है ये भी टोंक जिले में है दोस्तों। मालपुरा के पास में टोरडी नामक गांव में टोरडी सागर बांध है। गलवा बांध भी गलवा गांव में है दोस्तों, टोंक जिले में ही है। इसके अलावा मासी बांध भी है टोंक जिले में दोस्तों। और मासी बांध मासी नदी पर बनाया गया है जोधपुर धाम के पास में। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद की बात करूं
तो पर्यटन स्थल टोंक में कौन कौन से हैं दोस्तों? पर्यटन स्थल है दोस्तों टोंक में एक सुनहरी कोठी है, और सुनहरी कोठी जो टोंक में है ये पहले एक दो शीश महल हुआ करते थे दोस्तों। और इस सुनहरी कोठी का निर्माण तो अमीर खां पिंडारी ने करवाया था दोस्तों 1824 में। लेकिन यहाँ पर एक शीश महल भी है दोस्तों, शीश महल जयपुर में भी है। यहाँ के शीश महल का निर्माण वजीरुद्दौला के समय होता है, और यहाँ पर 1870 में जो शीश महल 2 मंजिला था, उस शीश महल पर इब्राहिम खान ने स्वर्ण की नक्काशी करवाई थी, स्वर्ण की चादर चढ़ाई थी। इसलिए जो इब्राहिम खान है उनको शीश महल का वास्तविक निर्माता, टोंक के शीश महल का वास्तविक निर्माता माना जाता है इब्राहिम खान को, जिन्होंने 1870 में शीश महल की ऊपरी मंजिल पर सोने की मजहर करवाई थी, सोने की नक्काशी करवाई थी। इसके बाद में दोस्तों मुबारक महल भी है टोंक में, और जयपुर में भी है मुबारक महल दोस्तों। जो जयपुर का मुबारक महल है इसका सवाई माधो सिंह ने निर्माण करवाया था दोस्तों जयपुर के मुबारक महल का। और यहाँ पर जो टोंक का मुबारक महल है उसका वजीरुद्दौला के काल में निर्माण हुआ था, और यहाँ पर ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। टोंक का मुबारक महल ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और 1914 में यहाँ पर ऊंट की बलि पर रोक लगा दिया गया है दोस्तों। अंग्रेजों ने हमारे साथ कुछ भी किया होगा, लेकिन जो प्रथाएं थी राजस्थान में उन प्रथाओं को समाप्त किया दोस्तों। ऊंट की हत्या की जाती थी मुबारक महल टोंक में दोस्तों पहले, इस पर 1914 में प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। इसके अलावा टोडा रायसिंह भी टोंक जिले की एक तहसील है, मालपुरा से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर रायसिंह ने बसाया था दोस्तों। महाराजा रायसिंह ने टोडा रायसिंह की स्थापना करी थी दोस्तों, जहां पर लाल पटान दुर्ग स्थित है दोस्तों। लाल पटान दुर्ग स्थित है टोडा रायसिंह में, और रायसिंह ने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ पर सरड़ा बावड़ी, ख्वाजा रानी की बावड़ी और हाडी रानी की बावड़ी है दोस्तों। टोडा रायसिंह बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की प्रसिद्ध बावड़ियां हैं एक सरड़ा बावड़ी, एक सरड़ा रानी की बावड़ी, ख्वाजा रानी की बावड़ी और हाडी रानी की बावड़ी दोस्तों। यहाँ पर कुछ सरोवर भी है, बुद्ध सागर सरोवर जो कि बूंदी के राजा बुद्ध सिंह ने बनवाया था, और एक सतलुज सागर सरोवर है दोस्तों जिसमें सतलुज नामक राजा ने बनाया था। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, संत पीपा की गुफा भी यहाँ पर है। यहाँ पर टोडा रायसिंह में एक गुफा बनी हुई संत पीपा की, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। जबकि संत पीपा का जो संत पीपा की छतरी है वह गागरोन का किला झालावाड़ में है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग गागरोन है, वहां पर संत पीपा की छतरी बनाई गई है। जबकि संत पीपा ने ज्ञान प्राप्ति गुफा टोडा रायसिंह में है दोस्तों। लेकिन इसके बाद में अंतिम आज का पॉइंट है दोस्तों लावा ठिकाना। और जब हम स्वतंत्र हुए थे उस वक्त राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। उस वक्त राजस्थान 19 रियासतों और 3 ठिकानों में बटा हुआ था दोस्तों। राजस्थान जो 19 रियासतों में बटा हुआ था उनमें से 19 रियासतों में टोंक शुमार था, और 3 ठिकानों में टोंक का एक आज वर्तमान में गांव है लावा। वो गांव पहले जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था, और टोंक एक ठिकाना था। 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराना और कुशलगढ़। टोंक का जो लावा गांव है वो जयपुर रियासत में आता था दोस्तों। इसके अलावा आपको बात करूं तो जो लावा था उस समय जयपुर रियासत में था, लेकिन वर्तमान में टोंक जिले का एक गांव है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 7 बन्ने बने हुई है जिनकी आज भी चादर चलती है बारिश के माह में, और एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। इस प्रकार दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको टोंक जिला दर्शन पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों। टोंक जिला जो दर्शन है मैंने एक इतनी छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ाया है। इससे बाहर कोई प्रश्न आए एग्जाम में तो बताना दोस्तों, और आता भी है तो इतना किसी से नहीं पढ़ा जाता। सामान्य नॉलेज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। अच्छा लगे दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के हाथ में अगर अन्य जिलों की आपको इस प्रकार का चाहिए तो जय हिंद, जय भारत।